सो या व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आज मैं फिर एक सीरीज़ के साथ आपके लिए लाया हूँ। पॉलिटिकल साइंस का जो यूनिट 5 है आपका, जिसमें आप लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, साथ ही साथ पार्टी सिस्टम को पढ़ते हो, उसके फीचर्स फंक्शंस को देखते हो, साथ ही इलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, वोटिंग प्रोसेस में बोल दूँ वो कैसा होता है, और साथ ही इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स क्या लगा। ये बेसिकली बात की गई है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये क्या होती है उसे ही हम लोग आज के इस सेशन में बेसिकली इस पूरे एंटायर चैप्टर को एक क्रक्स में एक रिवीजन करने वाले हैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपने अगर इसे अच्छे से पढ़ भी लिया है तो एक तरीके से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्योंकि बीच के स्लाइड्स में मैं कुछ क्वेश्चंस भी लाया हूँ जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और आपको उसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। तो आपको क्या करना है, आपको इस पूरे सेशन को पूरा देखना है, ठीक है ना, स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिनको आपको नोट करना होगा अपने कॉपी में, क्योंकि वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस के लिए आप भाग जाओ आगे वीडियो में, नहीं, आप पूरा सीक्वेंस वाइज जो है इस पूरे सेशन को देखो अच्छे से गौर से। जो जो बातें नहीं लगे आपको आपको क्या करना है, आपको उन सभी को नोट करना है। नोट करने के साथ साथ उन्हें रिवाइज करना है और उस मटेरियल को अपने लिए अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूरा रेडी हो जाओ। तो चलिए बगैर देरी किए मैं शुरू करता हूँ आज का ये सेशन, जिसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है और बेसिकली उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव या मेन गोल क्या होता है। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी है क्या। एक पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली कुछ नहीं है, बस एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का मतलब क्या होता है कि वो ग्रुप जो पूरा, मैं बोलूँ तो एक तरीके से किसी प्रोसीजर को, किसी मेथड को मानते हुए चलती है, एक ऑर्गेनाइज है, अनऑर्गेनाइज की बात नहीं हो रही है। एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, किसकी, सिटीजन्स की ही है, जो क्या करते हैं, सिमिलर पॉलिटिकल व्यूज़ रखते हैं आपस में। सिमिलर पॉलिटिकल व्यूज़ का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम सोसाइटी में बात करते हैं, लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, जस्टिस का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, तो ये पॉलिटिकल व्यूज़ हैं। और जो सिटीजन्स इन तमाम पॉलिटिकल व्यूज़ को आपस में शेयर करते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में एक ग्रुप बनाते हैं। क्यों ना एक ऑर्गेनाइज ग्रुप बनाया जाए, एक पार्टी फॉर्म की जाए, और उस पार्टी के जरिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। क्यों इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन हमें क्या करना है, हमें पावर या अथॉरिटी को एक्वायर करना है, ताकि हम उन्हीं पॉलिटिकल व्यूज़ जो हम आपस में शेयर करते हैं उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है। तो ये क्या करते हैं, आपस में वर्क करते हैं, क्या करने के लिए, इलेक्शंस को लड़ने के लिए, पावर को एक्वायर करने के लिए, किसके किसके थ्रू, पीपल के थ्रू। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल हासिल किया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी लैंड का सुप्रीम लॉ होता है एक तरीके से, जिससे वो पूरा लैंड गवर्न किया जाता है। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमें पावर को एक्वायर करना है, और क्या करना है कि इसका, उसी स्टेट का, किसी स्पेसिफिक स्टेट का, और क्या करना है, अपने जो जो भी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हम लोग, आप देखोगे सरकार जो है कभी इलेक्शन लड़ने से पहले अपने ये मैनिफेस्टो लाते हैं, ये पॉलिसीज़, ये प्रोग्राम्स, अगर हम सरकार में आ गए तो ये आपके लिए करेंगे, वो करेंगे। इसी को क्या करना है कि रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करना है। ये तो बोल दिया आपने हवा हवा में, लेकिन उसको रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करना है, ये भी इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो आई होप कि ये पूरा एक सिंपल एक क्रक्स में आपको समझ में आया होगा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, और साथ ही साथ उसका अल्टीमेट गोल या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे कि किसी भी पार्टी को लेजिटिमेट कौन बनाता है। अब यहाँ लेजिटिमेट का मतलब समझिए। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, जिसको लॉ का बैकिंग हासिल हो, लॉ का सपोर्ट हासिल हो। जैसे कि मैं बोलूँ कि आप इलेक्शन मत लड़िए, आप ऐसे ही जो है पावर की, खुद के पावर, खुद की कुछ अथॉरिटी के बिना पर आप क्या करिए, पूरे एक जगह पर, एक ज़मीन पर डिक्लेयर कर दीजिए कि मैं यहाँ का राजा हूँ, या फिर गवर्नर हूँ, या फिर किंग हूँ, कुछ भी हो, लेकिन कोई इलेक्शन, कोई मेथड नहीं फॉलो हुआ। ठीक है, यहाँ पर अपने 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 विल के बनिस्बत, अपने पावर के बेसिस पर आपने पूरा अथॉरिटी एक्वायर किया, ये लेजिटिमेट नहीं हुआ, इसे लॉ का बैकिंग हासिल नहीं हुआ। ठीक है, लोग इससे क्या, मैं बोलूँगा कि इसके एडेप्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर हम जब बात करेंगे डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी में ही ये वर्ड आएगा लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है बैक्ड बाई लॉ, जिसको लॉ का सपोर्ट हासिल हो, लॉ का बैकिंग हो। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर जो
पॉलिटिकल पार्टी होती है उनका आपस में कोई ना कोई कॉमन प्रिंसिपल होता है, किससे रिलेटेड, किसी भी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशूज़ से रिलेटेड, जिसको वो लोग अपने प्रोग्राम्स अपने पॉलिसीज़ में डिस्कस भी करती हैं। साथ साथ इनका मानना क्या होता है कि वो पावर को एक्वायर करें थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, मतलब बैलेट्स का इस्तेमाल हो। बैलेट्स का मतलब क्या होता है कि सीक्रेट वोट्स, ठीक है, सीक्रेट रिटन वोट्स को हम लोग बैलेट्स कहते हैं। और साथ साथ लीगल मेथड एक्वायर किया जाए, साथ ही नेशनल इंटरेस्ट कि जो पॉलिसीज़ बनाई जाए वो किसको देखकर बनाया जाए, सिटीजन्स के इंटरेस्ट को देखकर, जिसे ऑल ओवर हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। तो यही सारी चीज़ें पार्टी को एक लेजिटिमेट बनाती हैं। पार्टी डेमोक्रेसी का एक बहुत अहम फीचर है पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, खुद को लेजिटिमेट करने का कोशिश करती है। वो इलेक्शन लड़ती है, पीपल का सपोर्ट हासिल करती है, लॉ का सपोर्ट हासिल करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को एक्वायर करती है। ये सारी चीज़ें जो है किसी भी पार्टी को लेजिटिमेट बनाती है। वरना जैसे अगर मैं बात करूँ हिटलर के वक्त जो नाजी पार्टी थी, वो नाजी पार्टी लेजिटिमेट नहीं थी, ठीक है ना। उसने कोई इलेक्शन कोई कुछ नहीं लड़ा। हिटलर जो है अपने किसी स्पेसिफिक एबिलिटी के मैं बोलूँ बेसिस पर जो है वो वहाँ का क्या बना, वहाँ का मैं बोलूँ तो मेन प्रीमियर बना। तो ये क्या होता है, ये उसे लेजिटिमेट नहीं बनाता है। लेजिटिमेट कौन बनाता है, जो खुद को इलेक्शन के द्वारा पीपल्स के विल पर, ठीक है ना। बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है कि अथॉरिटी बेस्ड ऑन पीपल्स विल, ठीक है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया जिसे हम लोग कहते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो है एक पार्टी को क्या करती हैं, लेजिटिमेट बनाती है, और उसे पार्टी को किसी और भी फर्दर जो ग्रुप होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उससे डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं कि पार्टियां क्या करती हैं। ये सबसे पहले डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है, डेमोक्रेसी का इंजन से क्या आप समझते हो कि डेमोक्रेसी में पार्टी का क्या फंक्शन होना चाहिए। पहला फंक्शन तो यही होना चाहिए कि वो इलेक्शन को लड़े, एक फ्री और फेयर तरीके से क्या करे, इलेक्शन हो, और इलेक्शन के बेसिस पर वो सरकार बनकर आए, और साथ ही क्या करे, कैंडिडेट जो चूज़ किए जाए, सेलेक्ट किए जाए, वो क्या करे, अपने वोट्स को सिक्योर करें, ठीक है ना, पीपल्स के विल पर खड़े उठते हैं तभी। और इसके बाद वो क्या करें, सरकार में आने के बाद फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो, फिर उसके बाद लॉज वगैरह बनते रहे। यही सारी चीज़ें जो है किसी न किसी तरह से डेमोक्रेसी के लिए इंजन का काम करती हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है, डेमोस और क्रेटोस, मतलब पीपल का पावर है, पीपल का रूल है, और पीपल डायरेक्ट तो नहीं करते, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू करते हैं। और यही रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो आपस में जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बनाते हैं और पार्टी फॉर्म करते हैं। तो उनका सबसे पहला काम होता है इलेक्शन को लड़ना, उसके बाद पॉलिसी को फॉर्म करना, फिर देन लॉज बनाना। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यहाँ लिखा है, आप चाहें तो इसे देख भी सकते हैं। मैंने मुझे आपको पूरा जो है एक क्रक्स में एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे, इसके बाद चलेंगे हम लोग यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर पावर और अकाउंटेबिलिटी समझिए। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है लोअर हाउस है, पहले का है, अभी का फ़ोटो नहीं है, ये पहले का फ़ोटो है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि जो पार्टी जो होती है, या फिर अलायंस हम लोग कहते हैं, कभी कभी कोई पार्टी जो होती है वो मेजोरिटी ऑफ वोट्स एक्वायर नहीं कर पाती, सिक्योर नहीं कर पाती। तो वो क्या करती है, वो आपको अलायंस फॉर्म कर लेती है, गठबंधन बना लेती है दूसरे पार्टी को मिलाकर, ठीक है ना। और इस तरह से उन्हें मेजोरिटी हासिल हो जाती है, और वो मतलब मैं बोलूँ तो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव का जो मैं बोलूँ विल है, या फिर जो स्टीयरिंग है, वो उनके हाथों में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि पार्टी सरकार में आने के बाद जो भी काम करे वो कहीं ना कहीं जो है उस लोगों को पार्टी को अकाउंटेबल बनाया जाए लोगों के सामने, क्योंकि लोगों ने ही उन्हें जो है डायरेक्टली चूज़ किया है एज रिप्रेजेंटेटिव। तो उनका काम क्या होता है कि लोगों के लिए अकाउंटेबल होना, कोई भी काम करे, कोई भी जो है पॉलिसी प्रोग्राम लाए, उसका जो है उसके लिए आंसरेबल हो, ठीक है ना। जो क्वेश्चंस हम लोग करें उन क्वेश्चंस का आंसर दें। अब इसमें जो है अपोजिशन का रोल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि ये जो है जो रूलिंग पार्टी है उसके खामियों को दिखाती है, ठीक है ना। उसके मतलब मैं बोलूँ तो जो उनके पॉलिसीज़ में जो फ्लॉज हैं उन्हें डिस्कस करती है, और कहीं ना कहीं एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में एक बहुत अहम रोल अदा करती है। इससे रूलिंग पार्टी अवेयर होती है कि उनके पॉलिसीज़ में क्या फ्लॉज है, और उसे ठीक करने की कोशिश करती है। ये होना चाहिए एक असली डेमोक्रेटिक सेटअप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लूजिंग पार्टीज़ होती है, जो हार जाती हैं, वो क्या काम करती है, एक तरीके से शील्ड का काम करती है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती है, उनके पॉलिसीज़ में, उनके प्रोग्राम्स में कोई भी फ्लॉज हो, कोई भी मतलब मैं बोलूँ तो उन्हें हर तरीके से क्रिटिसाइज़ करती है। और साथ ही साथ इन्हें क्या करती है कि खुद पर चेक, कि वो खुद को चेक करते रहे रूलिंग पार्टी, इस चीज़ को यकीनन बनाती है। यही काम है अपोजिशन का किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में। तो यहाँ आपको एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो है
आप देखिए जो लोगों है उनको एजुकेट करना और जो एक माइंडसेट देना, यही ये सारे क्रिटिकल इश्यूज़ भी जो है उठाए जाते हैं पावर में आने के बाद। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। और यही जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है बेसिकली पार्लियामेंट का एक हाउस दिया गया है। तो यही दिखा रहा है कि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी, और देखिए ये किस तरीके से बैलेंस्ड है कि लूजिंग पार्टी ऐसा नहीं है कि हार जा रही है तो उसका कोई काम नहीं है, नहीं, वो एक तरीके से अपोजिशन का काम करती है। और मान लो फिर आने वाले इलेक्शन में वो जीतेगी तो उसकी कि नीचे जो लूजिंग पार्टी होगी वो कहीं ना कहीं उसे क्रिटिसाइज करेगी उसके पॉलिसीज़ में, उसके हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई जो है एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिए ऐसा क्रिटिसाइज करे। खैर वो सब बात की बात है, लेकिन आपको इतना याद रखना होगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं कि इंडिया का पॉलिटिकल पार्टी का जो सेटअप है या फिर उसका हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा है। तो आपको सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो ये याद रखना है कि आपसे पूछेगा इंडिया कैसा कंट्री है। एक मतलब मैं बोलूँ तो सिंगल पार्टी सिस्टम है यहाँ पर या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो आपको याद रखना है मल्टी पार्टी सिस्टम, और इतना वास्ट मल्टी पार्टी सिस्टम है कि आपको नेशनल और स्टेट दोनों लेवल्स पर बहुत सारी पार्टीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, अभी नेशनल लेवल पर पार्टी किसे कहते हैं और स्टेट लेवल पार्टी किसे कहते हैं ये हम लोग आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि 1989 तक जो है इंडिया में बेसिकली किसका हम लोग ज़्यादा दबदबा देखते थे, आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, इसके बाद 1989 से क्या शुरू होता है, सिंगल पार्टी हट जाता है। मतलब 1989 से पहले तक सिंगल पार्टी डोमिनेंस था, आईएनसी का ज़्यादा रोल था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो है आपको कोलिशन बेस्ड जो है गवर्नमेंट देखने को मिलता है। कोलिशन एरा स्टार्ट होता है, कोलिशन बोल दीजिए या अलायंस बोल दीजिए, मतलब कई पार्टीज आपस में मिल गई। जैसे देखिए एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बेसिकली जो आपका बीजेपी पार्टी है वो मतलब बीजेपी का ये अलायंस है। इसके अलावा जो कांग्रेस का अलायंस है उसे हम लोग यूपीए कहते हैं, यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो आई होप कितना आपको समझ में आया हो। तो आपको बेसिकली अच्छा, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप कमेंट में बताना कि सबसे पहला कोलिशन जो पार्टी फॉर्म हुआ था किसका फॉर्म हुआ था इंडिया में। यही जो 1989 की बात हो रही है, किसने सबसे पहले जो है कोलिशन पार्टी फॉर्म किया था इंडिया में, वहाँ से शुरू हुआ। तो ये आपको कमेंट में मुझे ये आंसर को बताना है। ठीक है, तो आई होप कितना आपको समझ आया। पहला तो याद रखना है कि इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम रखता है, साथ ही जो है कोलिशन एरा हमें ज़्यादातर सिंगल पार्टी डोमिनेंस देखने को मिला 1989 तक। इसके बाद जो है हमें जो है अलायंस देखने को मिले, कोलिशन एरा स्टार्ट हुआ, जिसे क्या आज भी हम देखते हैं एनडीए सरकार, यूपीए सरकार। इसके अलावा ठीक है ना, तो यही कांग्रेस सिस्टम से क्या हो गया, ये पूरा सिस्टम एक मल्टीपोलर पॉलिटिकल एरिना में शिफ्ट कर गया। तो आई होप कि इतना भी आपको समझ में आया होगा। इसे ही हम लोग मल्टी पार्टी कैओस कहते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हम लोग देखने वाले हैं, गौर से सुनेगा मैं जो आपको अब बताने वाला हूँ। देखो आइडियोलॉजी में तो लिख दिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिटीजन है, और ये जो है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू जो है सरकार फॉर्म करने का बात करता है। और लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमें देखने को क्या मिलता है, यहाँ पर हमें एक जो है हमें एक मैं बोलूँ तो एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। जैसे पार्टीज जो होती हैं वो लेफ्ट राइट, आप लेफ्ट विंग ये सब आपने सुना होगा, लेकिन ज़्यादातर जो पार्टीज बेस्ड होती है वो रीजनल और कास्ट बेस्ड प्रैक्टिकलिटीज़ पर बेस्ड होती है। आपने स्ट्रिक्ट डॉगमा, स्ट्रिक्ट जो उनका प्रिंसिपल है उससे हटकर जो है वो रीजनल या फिर कास्ट बेस्ड जो है चीज़ों को ला देती हैं इलेक्शंस में। इसके अलावा हमें पर्सनालिटी कल्ट भी देखने को मिलता है। पर्सनालिटी कल्ट का मतलब क्या होता है ये समझिए कि लोग जो होते हैं ना वो पूरे पार्टी के मैनिफेस्टो को नहीं देखते हैं, वो क्या देखते हैं कि ये पार्टी का ये लीडर है, ये इसका मेन फेस है, हाँ उसी को देखकर वोट देते हैं। ठीक है ना, जैसे अभी आज के ये प्रेजेंट दौर में बात करूँ कि आपका मान लीजिए हिंदुस्तान की जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, लोग उनका फेस देखते हैं कि हाँ ये है। वो पूरा पार्टी का, बीजेपी पार्टी का या फिर एनडीए सरकार का क्या मैनिफेस्टो है, क्या करेगी, क्या पॉलिसीज़ है, क्या प्रोग्राम्स है, ये सब नहीं देखते हैं। मोदी जी है ना बस उन्हें वोट देना है, या फिर राहुल गांधी जी है ना उन्हें वोट देना है। ठीक है, जैसे हम लोग के स्टेट में बात की जाए कि ममता बनर्जी जी अभी तो फिलहाल आप जानते हो कि शिफ्ट हो गया है। तो खैर तो लोग क्या देखते हैं, उनके लीडर के फेस को देखते हैं, उनके लीडर को देखते हैं, ये नहीं देखते पार्टी का विज़न क्या है, पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है। तो यही कहीं ना कहीं हाँ हमारा जो है ये फ़र्क पैदा कर देता है, ये कॉन्ट्रास्ट पैदा कर देता है कि आइडियोलॉजी कुछ और है और ग्राउंड रियलिटी ही कुछ और है। तो इसका सबसे यही सिंपल है कि आप लोग जब तक एजुकेट नहीं बनोगे आप लोग यही काम करोगे। लोगों तक क्या है, लोगों तक एजुकेशन नहीं है सही से। अगर उनके पास एजुकेशन आएगी इन सब चीज़ों, जैसे आप अभी ये सब पढ़ रहे हो कि आइडियोलॉजी क्या है, ग्राउंड रियलिटी, आप में ये समझ आ रही है कहीं ना कहीं, हाँ आपको भी ये बात सही लग रही हो, हाँ कि लोग जो है फेस को देखते हैं, मतलब मैं बोलूँ तो एक तरीके से उसके लीडर को देखते हैं, ये नहीं देखते पार्टी का विज़न क्या, पार्टी का एम क्या, पार्टी आने के बाद वो क्या करेगी, ये सब नहीं देखते। बस ये है ना, ये फला मैं बोलूँ तो कैरेक्टर है ना इस पार्टी में, तो चलो इसे वोट देते हैं।
ऐसा देखते हैं। लेकिन असल में ऐसा तो नहीं है ना, पार्टी ये सोचकर, डेमोक्रेसी ये सोचकर तो नहीं बनाई गई। यही फ़र्क होता है कि आपको जो है एजुकेट बनना ज़रूरी है, लिटरेट नहीं बनना। लिटरेट तो पढ़ लिख तो सभी लेगा, लेकिन एजुकेट बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, खैर यहाँ पर मेन एम से हम लौटते नहीं हैं। इसके अलावा जो है एक बात होती है डिफेक्शन पॉलिटिक्स की। अब डिफेक्शन पॉलिटिक्स क्या होती है कि जैसे कि मान लो कि एक फला जो है एमपी है या एमएलए है, ठीक है ना, उस वो मतलब उसकी जो पार्टी है वो हार गई, तब वो क्या करता है, या फिर उसकी पार्टी जीत गई, ऐसे कुछ होता है। तो वो क्या करता है, जब सरकार बन जाती है तो सरकार बनने के बाद जो है वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, जैसे कि आप सुने होंगे कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो है बीजेपी में चल गए, या फिर ये वो ऐसे ऐसे सुनते होंगे कि ये नेता जो है यहाँ को छोड़कर दूसरे पार्टी में चल गया। इसी को हम लोग डिफेक्शन कहते हैं। हालांकि जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अब जो है एंटी डिफेक्शन मतलब यहाँ पर लॉ पास कर दिया गया है, अब ऐसा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है, आया राम गया राम वाला प्रिंसिपल है, कल्चर यहाँ पर फॉलो होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि लोग जो होती है अपने पार्टी के मैनिफेस्टो को बनाते हैं, लेकिन अंदर ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, या फिर क्या होता है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, उसकी वजह से पार्टी छोड़ देते हैं, डिफेक्शन हो जाता है। इसके अलावा हमें पर्सनालिटी कल्ट देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और साथ ही यहाँ कहीं ना कहीं हमें जो है रीजनल और कास्ट बेस्ड प्रैक्टिकलिटीज़ भी देखने को मिलती हैं। तो आई होप कि इतना सब आपको समझ में आया होगा, और कुछ अगर समझ में ना आया तो कमेंट करिए, मैं कमेंट में भी बता दूंगा। चलिए, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि एक रीजनल पार्टी और एक मैं बोलूँ तो नेशनल पार्टी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, मैं डिफरेंस के तौर पर लाया हूँ ताकि यहीं पर आपकी चीज़ें आपके माइंड में छप जाए। ठीक है, कहीं से भी एमसीक्यू पूछ सकता है। पहले याद रखिएगा, नेशनल पार्टी किसे कहते हैं, जिसे 4 या 4 से ज़्यादा रियासतों में, स्टेट्स में रिकॉग्निशन हासिल हो। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी, ये क्या है, ये एक नेशनल पार्टी है। ठीक है, इसके अलावा कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एक नेशनल पार्टी है। इसके अलावा स्टेट या रीजनल पार्टी की बात की जाए तो क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक स्टेट तक ही, मतलब 4 से कम मैं बोलूँ तो रियासत तक भी महदूद रहता है, लिमिटेड रहता है। इसके अलावा इसका कोर फोकस क्या है, जाहिर सी बात है नेशनल पार्टी है तो इसका पूरा मकसद जो है नेशनल डिफेंस को देखना, इकोनॉमी को देखना, फॉरेन पॉलिसी को देखना, ये सब होता है। और इसमें क्या होता है, क्या स्टेट में हमें फॉरेन पॉलिसी लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें क्या रीजनल आइडेंटिटी को देखना होता है, रीजनल कल्चर को, लैंग्वेज को, साथ ही लोकल जो परेशानियाँ हैं उनको देखना होता है। इसके अलावा जो है इसका मतलब मैं बोलूँ तो एक एक्सक्लूसिव नेशनल वाइड सिंबल होता है, और इसका एक यूनिक सिंबल होता है, स्टेट के अंदर ही होता है। ठीक है, मतलब इसका सिंबल जो है नेशन वाइड वैरी कर सकता है, लेकिन इसका एक यूनिक, जाहिर सी बात है कि स्टेट तक महदूद है तो इसका एक यूनिक मतलब सिंबल होता है। अब ये सिंबल इन्हें कौन एलोकेट करता है, याद रखना है, ये सिंबल इन्हें एलोकेट करता है जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो इन्हें पार्टीज़ को यूनिक सिंबल अलॉट करता है, ताकि जो है कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो वोटर को जब वो बैलट जो है अलॉट करने जाए, बॉक्स में जाए। ठीक है, चलिए, आई होप कि इतना आपको समझ में आया कि रीजनल पार्टी और स्टेट पार्टी क्या है। आपको ना मैंने तो एग्जांपल बताई, अगर आपको और भी कोई एग्जांपल पता है तो आप कमेंट में बताना कि रीजनल पार्टी का एग्जांपल ये है, नेशनल पार्टी का एग्जांपल ये है। तो चलिए, यहाँ तक, इसके बाद हम लोग आगे कैरी करते हैं। अब यहाँ पर जो है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है पार्ट को देखने वाले हैं कि जो मैं बात कर रहा था इलेक्टोरल प्रोसेस है या वोटिंग प्रोसेस है, कैसे हम जो पीपल ऑफ इंडिया हम लोग वोट करते हैं, वोट देते हैं, उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, पहला जो इसमें सुप्रीम अथॉरिटी है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यही इलेक्शन के डेट्स को डिसाइड करता है, साथ ही साथ जो है पार्टी को सिंबल देता है। इसके अलावा ये क्या करता है, इलेक्शन कंडक्ट करता है, किसके लिए, पार्लियामेंट और स्टेट। अच्छा, याद रखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पार्लियामेंट है तो चलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया लेवल पर, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर का जो इलेक्शन होगा उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर या फिर जिसे हम लोग विधानसभा का जो चुनाव कहते हैं, उसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही उसे कंडक्ट करवाता है। और बात की जाए स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या फंक्शन होता है, तो उसका काम होता है जो लोकल पंचायत हैं उनका इलेक्शन करवाना। ठीक है, आई होप इतना डिफरेंस आपको क्लियर हो। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि कंट्री जो होता है उसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में बांट दिया जाता है। जैसे कि हमारे ये, मान लीजिए हमारे ये इंडिया है ना, मान लीजिए पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, ये इंडिया है, तो इंडिया को बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में बांट दिया जाता है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, पूरा मतलब ऑल ओवर बांट दिया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 545 जो लोकसभा में सीटें हैं, उसका मतलब क्या कि उतना कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया गया है। पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से जो है एक एक कैंडिडेट को चूज़ किया जाता है, ऐसा होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर कौन सा सिस्टम अपनाया जाता है, FPTP यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये ध्यान से समझना है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है। इंडिया में ऐसा है कि जो भी मान लो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट से जीता, सबसे ज़्यादा वोट एक्वायर किया, वही सरकार फॉर्म करेगा। ये होता है इंडिया में बेसिकली गवर्नमेंट का तरीका, गवर्नमेंट फॉर्म करने का तरीका। लेकिन कुछ कुछ देशें ऐसी होती है जहाँ पर ये चीज़ नहीं चलता है, बल्कि वहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशनल मेथड चलता है कि इस पर्टिकुलर पार्टी को इतना वोट एक्वायर हुआ तो उसके हिसाब से उस परसेंटेज में उसे सीट मिलती है।
मतलब वहाँ पर ऐसा भी नहीं होता कि कोई जीत गया, नहीं, वहाँ पर सब मिलकर मतलब सरकार चलाती है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, मतलब जिसने सबसे ज़्यादा वोट एक्वायर किया उसकी सरकार बनेगी, यही होता है इंडिया में। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि हम लोग जैसे जानते हैं कि आप लोग भी अगर 18+ हो गए तो आपको भी वोट देने का इख्तियार हो गया, जिसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हम लोग कहते हैं, इसके तहत। तो यही पावर पीपल को दी गई है कि हर एक 18+ का जो सिटीजन है वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। तो ये आपको ये पहला तो याद रखना है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, ये MCQ में पूछ सकता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पूछ सकता है, साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूछ सकता है, और साथ ही ये कंफ्यूज कराने के लिए भी पूछ सकता है कि स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो याद रखना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो। चलिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पर समझते हैं डिलिमिटेशन, और जो है हम लोग कुछ शेड्यूल एंड नॉमिनेशंस को भी देखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आए, इसके लिए मैं पूरा कोशिश करूँगा। एक चीज़ समझिए कि डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पर फॉर्म की जाती है। अब डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है पूरे रीजन को बांटा जाता है, पूरे इंडिया को बांटा जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये बाउंड्री को कौन डिसाइड करता है, यही डिसाइड करता है डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाउंड्रीज को ड्रॉ करता है कि पॉपुलेशन के डाटा के हिसाब से। साथ ही इसका काम क्या होता है कि वोटर लिस्ट में अगर कोई सिटीजन उसको अपडेट करना हो, जैसे मान लो कोई सिटीजन पिछले साल जो है, मतलब पिछले बार के इलेक्शन में वोट दिया लेकिन अब वो जिंदा नहीं है, उसकी डेथ हो गई है, तो उसको वोटर लिस्ट से उसका नाम निकालना। इसके अलावा अब कोई जो है बीच के सालों में जो है किसी का मतलब उम्र 18+ हुआ होगा, उसको वोटर लिस्ट में ऐड करना, ये सब कौन करता है, इन्हीं सब एलिजिबल सिटीजन्स को कौन ऐड करता है, तो डिलिमिटेशन कमीशन करता है, और वोटर रोल्स का भी इसमें अहम काम होता है। तो देखिए, एक तरीके से फेयरनेस हमें देखने को मिल रही है। साथ ही यहाँ पर याद रखना है कि जो है इलेक्शन का, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेट या फिर उसका पोलिंग होगा, काउंटिंग होगा, वो सब कौन बताता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो आपने पढ़ ही लिया है। साथ ही ये भी याद रखना है, मान लो जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसको कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उन्हें क्या करना होता है, नॉमिनेशन पेपर फाइल करना होता है, मतलब खुद का नॉमिनेशन देना होगा ना कि हाँ, मैं जो है इस फला कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है इस पार्टी के साथ मैं खड़ा हूँ, इलेक्शन लड़ूंगा। ठीक है, तो नॉमिनेशन, और साथ ही साथ कुछ डिपॉजिट्स भी, मतलब पैसे भी जमा कराने पड़ते हैं। और साथ ही जो है इन तमाम चीज़ों को स्क्रूटनाइज करने का काम किसका होता है, ECI ऑफिशियल्स का होता है। ठीक है, अच्छा, आपको बताना है कि ECI का कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब कितने लोग हैं उसमें, फंक्शन तो आप देख ही रहे हैं, आपको कॉम्पोजिशन बताना है कमेंट में। चलिए, उसके बाद आगे चलता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझिए। अच्छा, यहाँ पर जो, जैसे कि हमने देखिए, मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट ने जो है नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया, इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भी दे दी। अब क्या करेगा, अब वो कुछ कैंपेन तो करेगा ना। कैंपेन का मतलब, अरे जनता तक जब वो नहीं पहुँचेगा, जनता उसे जानेगी कैसे, फिर उसे वोट कैसे देगी। तो कैंपेन में बहुत करोड़ों खर्च होते हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए कि एक 2 वीक जो है यहाँ पर रिलीज़ होता है, मैनिफेस्टोस वगैरह बताए जाते हैं, और आप जानते हैं डोर टू डोर विजिट्स भी नेता लोग जो है करते हैं, इलेक्शन तक ही करेंगे, उसके इलेक्शन बाद जब जीत गए फिर लापता। खैर, तो फिर जो है ये इसे किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, MCC याद रखना है। MCQ में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MCC, या व्हाट MCC स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ याद रखना है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, ये जो कैंपेन वगैरह होती हैं, ये किस तरीके से हो, इसमें जो है किसी भी रिलीजियस या किसी कास्ट बेस्ड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन बातें मुंह से ना बोली जाए किसी भी नेता के द्वारा। ये सब ECI ने यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन बना दिया है। इसी को हम लोग कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्या क्या, ताकि एक फेयर प्ले हो रूलिंग पार्टी के बीच में और अपोजिशन पार्टीज़ के बीच में, कोई भी ऐसा बात ना बोले। बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ यही नहीं है, मतलब उसमें ये भी शामिल है कि रिलीजियस बेस्ड या कास्ट बेस्ड कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए बोलते हुए। और भी साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फेयर प्ले रखा जाए दोनों के बीच, रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टीज दोनों को सेम मौका दिया जाए। ये होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है ना, आप देख सकते हो रैली निकलती है, मैनिफेस्टो वगैरह दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हो। अच्छा, इसके बाद देखिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, EVM। इसी पे तो जाके अब अभी आप लोग भी वोट दिए होंगे रिसेंट, तो आप लोग भी जानते होंगे ये EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका भी फुल फॉर्म याद रखना है। और यहाँ पर जो हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। खैर, तो सिटीजन क्या करते हैं, वोट करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा, और VVPATs, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। VVPATs ये मैं नहीं बताऊंगा, आपसे कमेंट में पूछ रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि वीडियो के बीच में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करूँगा, तो मैं करते आया हूँ, और ये भी आपको बताना है। आप लोग जो है, मैं देखता हूँ कि आप लोग सिर्फ जो है, जो मैं क्वेश्चन ऐसे ला देता हूँ, आप लोग उसका आंसर बता देते हो, वो भी 1-2 स्टूडेंट ही है और नहीं। लेकिन आपको जो है, जो बीच में पूछ रहा हूँ उसका आंसर भी देना है, ताकि मैं देख सकूँ कि आप जो है वीडियो को गौर से देख रहे हो।
तो अगर आप गौर से देख रहे हो तो इसका आंसर भी कराना है कि वीवीपीएटीज़ का मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा ये एक डेट पहले से फिक्स कर ली जाती है, उसी डेट पर जो है वोट जो है वो काउंट किए जाते हैं अंडर हेवी स्क्रूटनी। बहुत अच्छे मतलब आप देखो तो बहुत अच्छा मतलब मैं बोलूँ तो जांच पड़ताल वहाँ पर स्क्रूटनी रहता है कि एकदम फेयर तरीके से जो है वोट्स को काउंट किया जाए। इसके अलावा जो मैंने बोला है, जो कैंडिडेट हाईएस्ट वोट्स एक्वायर करेगा वही सीट लेगा, वही सरकार फॉर्म करेगा। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एफपीटीपी। ये जो एफपीटीपी है या फिर एमसीसी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, या ईवीएम है, सबका फुल फॉर्म, सबका कॉन्सेप्ट आपको जानकर रखना होगा। चलिए, आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, यहाँ पर अब हम लोग इस चैप्टर के एंड के तौर पर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि इसमें कुछ फ्लॉज भी देखने को मिलते हैं। अब यह ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर बात क्या की जा रही है। सिस्टम में बहुत सारे हज़ार्ड्स, बहुत सारे फ्लॉज देखने को मिलते हैं। कैसा फ्लॉज, जैसे कि आपको बता दिया कि कैंपेन हो रही है, रैली हो रही है, मैनिफेस्टोज दिखाए जा रहे हैं, हाँ हाँ कितना अच्छा चीज़ है। यहाँ पर भी वही बात हो जाती है, आइडियोलॉजी वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी में क्या देखने को मिलता है, मनी पावर। जो कैंडिडेट होते हैं वो इतना खर्च करते हैं। आप जैसे कि देखोगे कि आप यूट्यूब वगैरह में देखोगे ऐड चलता है आजकल पार्टी वगैरह का कि इसे वोट दीजिए, ये फला करेंगे, वो करेंगे, ये सब ऐड के लिए भी तो पैसे खर्चे होते हैं ना। इसके अलावा रैलीज़ में, कैंपेन्स में, मतलब संविधान ने कुछ लाख्स डिसाइड कर रखे हैं, लेकिन हालांकि इसमें चुनाव के वक्त जो खर्चे होते हैं वो तो करोड़ों में होते हैं। इतना खर्चा किया जाता है, ठीक है ना। बियॉन्ड द स्टिक, जैसे कि मैंने बताया, कुछ लीगल लिमिट्स लगाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन असल रियलिटी जो है करोड़ों में खर्च होता है। क्या इन्फ्लुएंस को बहुत सारे आप देखोगे कि एक्टर एक्ट्रेस वगैरह को पे किया जाता है कि आप जो है इस पार्टी का नाम लेके बोलिए इन्हें वोट देने के लिए। ये सब चीज़ में अब वो एक्टर जो है फ्री में तो नहीं कर रहा ना, पैसा लेगा ना, तो इतना मनी पावर इसमें लगता है। आप देखो ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये चीज़ आपको जो है सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं समझना है, ये चीज़ समझना भी है कि आपके देश में क्या हो रहा है क्या नहीं, आपको उसका हाल भी तो मालूम होना चाहिए ना। चलिए, अब इसके बाद मसल पावर देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वोटर्स का इंटिमिडेशन होता है, बूथ जो है वो कैप्चर की जाती है गुंडों वगैरह के द्वारा। इसके अलावा जो है, लेकिन ये चीज़ जो है अभी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत अहम रोल है इसमें। तो ये चीज़ अभी देखो इम्प्रूव हुई है, लेकिन मेजर इशू क्या है, मेजर इशू है मनी पावर। इसके अलावा एक और क्रिमिनलाइजेशन हमें देखने को मिलता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड है पुराना, कोई भी नेता ऐसा होता है जिस पर कितने सारे क्रिमिनल चार्जेस लगे होते हैं, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन लड़ता है, पॉलिटिकल एरिना में खड़ा होता है। बोलो, अब यहाँ पर बात की जा रही थी कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिटीजन्स जो पॉलिटिकल व्यूज़ को शेयर करें, ना कि वो सिटीजन्स जिनके ऊपर पहले से क्रिमिनल चार्जेस हो। खैर देखो, ग्राउंड रियलिटी में आपको बता रहा हूँ यही है, ठीक है ना। इसके अलावा मिस यूज़ ऑफ मशीनरी भी देखने को मिलती है। रूलिंग पार्टी जो यूटिलाइज़ करती है ऑफिशियल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को, और अनफेयर कैंपेन का एडवांटेज भी लेती है। आपको बहुत जगह देखने को मिला होगा, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ जाए। तो मैं बोलूँ, अगर आपसे पूछे कि ये हालांकि एक इम्प्रूव हुआ है, लेकिन ये जो तीनों चीज़ें हैं ये इसे आपको जो है अभी और इम्प्रूव करना होगा। तो ये बताने का मकसद यही है कि आप चीज़ों को जानो, चीज़ों को समझो, अगर सिस्टम में आओ तो उसे ठीक करो। चलो, इसके बाद हम लोग चलते हैं व्हाट आर इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है बेसिकली। अब इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, यही जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था, एक्सपेक्टेशन वर्सेस ग्राउंड रियलिटी, आइडियोलॉजी वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। आइडियोलॉजी ये कहती है, रियलिटी में तो कुछ और है। तो उसको रियलिटी बनाने के लिए, उस आइडियोलॉजी को रियलिटी बनाने के लिए बहुत सारे, मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हुए हैं। यानी मैं बोलूँ रिफॉर्म्स हुए हैं कि इसमें इलेक्ट्रल प्रोसेस में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स कहते हैं। चलिए, तब कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स बेसिकली क्या है, वो कुछ सिस्टमैटिक चेंजेस हैं जो क्या किए जाते हैं इलेक्ट्रल सिस्टम में किए जाते हैं। क्या, किस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए, किस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि इलेक्शन जो है वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। फ्री, फेयर और फ्री का मतलब क्या होता है कि सब लोग जो है वोट दे, किसी को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए किसी भी बेसिस पर। फेयर का मतलब होता है कि वो फेयर प्रोसेस के द्वारा, कोई भी उसमें करप्शन, कोई भी मतलब मैं बोलूँ तो इंटरफेरेंस ना हो किसी भी पार्टी का, और ट्रांसपेरेंट हो। इसके अलावा अल्टीमेट गोल की अगर हम बात करें, अल्टीमेट गोल क्या होता है कि डेमोक्रेसी को बेसिकली मजबूत करना, और साथ ही जो है इसे इन्फ्लुएंस से बचाना, किसके, करप्शन के और क्राइम से। तो ये सारी चीज़ों को जो है आप पढ़ लीजिएगा, मैं तो समझा दे रहा हूँ आपको अच्छे से, आई होप के समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से मैं आपके लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, नोट्स वगैरह सब ला रहा हूँ। देखिए हैंड रिटन नोट्स की तरह मैं आपके लिए ला रहा हूँ। तो आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है। अभी भी स्टूडेंट का रीच बहुत कम है। मैं लाइव सेशंस करवाने का भी सोच रहा हूँ, लेकिन उतने स्टूडेंट्स हैं नहीं, मैं देख रहा हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसे पहुँचाइए, अपने अपने स्कूल्स,
कोचिंग सब स्टूडेंट्स तक इसे पहुँचाइए। चलिए इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। जो हाँ, यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, इनको आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अभी तक का ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें से एमसीक्यू कुछ भी पूछ सकता है, मैं पूरा एक जगह क्रक्स करके ला दिया हूँ कि 2000 पहले से पहले, ये तो हालांकि ये नहीं पूछेगा, फिर भी मैं डिवीज़न करके लाया हूँ कि 2000 से पहले ईयर 2000 से पहले क्या रिफॉर्म हुए और 2000 के बाद क्या रिफॉर्म हुए, वो आपको इसी स्लाइड में, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1988 में जो एक रिफॉर्म लाया गया, 61st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। अमेंडमेंट आपको पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में या प्रोविज़न में हम लोग चेंजेस करते हैं तो अमेंडमेंट एक्ट लाते हैं लोग, ठीक है। तो वोटिंग एज को क्या किया जाए, अच्छा ये आपको पता है पहले वोटिंग एज 21 था। ये जो हम लोग सुनते हैं ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 18 ईयर्स, ये कब हुआ? ये हुआ 1988 में, जब 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। इससे वोटिंग एज को 21 से कम करके 18 किया गया, तभी हम लोग आज वोट दे पा रहे हैं 18 साल से प्लस, ठीक है। इसके अलावा जो है 1989 और 90s के आसपास देखिए ईवीएम्स इंट्रोड्यूस किया गया। आपसे ईवीएम पर तो क्वेश्चन पूछता है, ये भी पूछ सकता है कि कब इंट्रोड्यूस किया, 1989 90s के वक्त इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जो है जो फिजिकली जो हम लोग देखते हैं जो वोटर में ये लैकिंग होती है उसको रोका जा सके। इसके अलावा 1993 में आपको याद रखना ईपीआईसी, आप देखोगे अगर आपका वोटर कार्ड है तो उसका एक एपिक नंबर बोला जाता है, एपिक नंबर, ठीक है ना। वो एपिक नंबर, एपिक का फुल फॉर्म वो भी याद रखना है, इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स, ठीक है। क्या होता है? इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स, इसको जो है मैंडेटरी बनाया गया, ठीक है ना। इस रिफॉर्म के थ्रू क्या किया गया? मैंडेटरी बनाया गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे पोस्ट 2000 में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 2013 में आपको देखने को मिलेगा नोटा। नोटा जो अभी हम लोग देखते हैं ना, नन ऑफ द अबव, वो क्या करता है? वोटर को एम्पावर करता है कि उसे अगर कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो सबको रिजेक्ट करे। तो नोटा का प्रिंसिपल कब लाया गया? 2013 में। ये सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। 2014 में देखिए, मैं आपको जैसे कि बता रहा था, वीवीपीएटी, पेपर अडल्ट ट्रायल, ये डिप्लॉय किया गया क्या करने के लिए? कि अल्टीमेट जो ईवीएम ट्रांसपेरेंसी है उसको इंश्योर किया जा सके। इसके अलावा और भी बहुत सारे अभी प्रोसेस, बहुत सारे रिफॉर्म्स अभी ऑन गोइंग हैं, जैसे कंपलसरी एफिडेविट डिस्क्लोजर्स ऑफ कैंडिडेट वेल्थ एजुकेशन एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, कि जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है इलेक्शन में तो उसका जो एक एफिडेविट हो, कंपलसरी एफिडेविट, उस एफिडेविट में क्या हो कि उसका वेल्थ कितना है उसके पास, उसका वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना एजुकेट है, वो चीज़ की जानकारी हो, साथ ही साथ उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है कि नहीं वो भी उसमें रहेगा। तो ये सारी चीज़ें भी जो है अभी लाई जा रही हैं, ठीक है ना। देखिए यही मैं बात कर रहा था, नीचे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा नीचे ला रहा हूँ, देखो यही जो मैं बात कर रहा था, ईपीआईसी होलोग्राफी जो है एपिक वोटर कार्ड, जिसका मैंने क्या फुल फॉर्म बताया? इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स। लिख लेना है, नोट कर लेना है, जो जो चीज़ें स्लाइड्स में नहीं लगी होंगी सबको नोट कर लेना है। इसके अलावा वीवीपीएटी मशीन में आपको बात कर रहा था कि पेपर स्लिप को प्रिंट करते ही आपने जो है देखा होगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था एंटी डिफेक्शन के बारे में, कि एमएलए एमपी जो है वो पार्टी चेंज कर लेते हैं। हालांकि इसे जो है अब ये कर दिया गया है, वरना उसका पार्टी का जो एमएलए एमपी जो है उसका मेंबरशिप छीन लिया जाएगा। यही जो है 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया 1985 में, और कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल शामिल किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, आप आगे पढ़े भी होगे और आगे पढ़िएगा भी। और इसका पर्पस क्या था? कि पेनलाइज करना और इंस्टेंटली डिस्क्वालीफाई करना उसके मेंबरशिप को, जो भी पार्टी को स्विच करता है खुद के फाइनेंशियल गेन को या फिर कुछ कैबिनेट पोजीशन से रिलेटेड, ठीक है। साथ ही इसका बेनिफिट क्या हुआ कि प्रिवेंट्स अ सडन कैप्टिक कोलैप्स ऑफ गवर्नमेंट इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब क्या होता था कि एमएलए एमपी जो अपने पॉलिटिकल या फाइनेंशियल गेन के लिए क्या करते थे? चले जाते थे एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में। 1985 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो पॉलिटी का जो सरकार है वो गिर जाता था, मेजोरिटी जो है नहीं हो पाती थी, अचानक से सरकार कोलैप्स हो जाता था, तो वो पार्टी जो है वो इनस्टेबल हो जाता था। तो इसी चीज़ को स्टेबल करने के लिए, लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, साथ ही गवर्नमेंट के कोलैप्स को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें लाई गई और इसका बेनिफिट भी देखने को मिला। यही था एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको मैंने आपको बताया था। अच्छा, इसके बाद कुछ रिफॉर्म्स हैं जो कि मैं लाया हूँ। प्रोपोज रिफॉर्म्स मतलब क्या? हम लोग अपनी तरफ से ऐसा सोच रहे हैं कि ये सब भी होना चाहिए। जैसे कि पहले हम लोग देख रहे हैं वन नेशन वन स्टेट, वन नेशन वन इलेक्शन डिज़ाइन टू मैसिवली रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड क्योर वोटर फैटिग। अब क्या होता है कि आप देखोगे कि इलेक्शन तो ऐसे बोल दिया गया 5 साल में इलेक्शन होता है, लेकिन देखो जनता को क्या करना पड़ता है। जनता को तो एक तो पार्लियामेंट का जो है लोकसभा का चुनाव में भी जाना पड़ता है। इसके अलावा जो आप देखो तो रियासत की विधानसभा का चुनाव, उसमें भी, लोकल जो चुनाव है उसमें भी, इतने सारे इलेक्शंस होते हैं। उसी का कॉन्सेप्ट आ गया वन नेशन वन स्टेट, कि आप एक बार में ही सारा चुनाव करो, पार्लियामेंट का भी, स्टेट के विधानसभा का भी, ये सारी चीज़ें, ताकि जो है कॉस्ट कम से कम आ सके और वोटर्स को थकान ना हो।
इसके अलावा जो है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, डायरेक्ट गवर्नमेंट फंडिंग फॉर कैंपेन्स टू यूटिलाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ हैवी कॉर्पोरेट मनी। अब याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। देखो असल में क्या होता है कि यहाँ पर आप लोग बात करोगे, जो हम लोग देखते हैं कि पार्टियां क्या करती हैं, किसी भी बड़े बड़े हेवी कॉर्पोरेट सेक्टर से जो है उन्हें फंड प्रोवाइड करता है। वही कैंपेन का हो गया, ऐड चलाने का हो गया। ये अब ये जब यही पार्टी सरकार में आ जाती है तो किसको फेवर करती है? उन्हीं कॉर्पोरेट सेक्टर को फेवर करती है और आम जनता का कोई नहीं सुनता। तो यही बोला गया कि स्टेट का फंडिंग होना चाहिए। ये सब हुआ नहीं है, ये सब हम लोग प्रपोज कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए कि स्टेट का फंड, गवर्नमेंट का खुद का फंडिंग होना चाहिए कैंपेन में, ना कि इन सब हैवी कॉर्पोरेट सेक्टर का। ठीक है, इनका रोल को न्यूट्रलाइज किया, क्योंकि ये तो पैसा दे देंगे और जब सरकार बन जाएगा तो सरकार सुनेगा किसका? जान रही है कि ये इन्होंने हमें पैसा दिया है हमारे कैंपेन के लिए, तो इनका ही बात सुना जाएगा। तो इसी चीज़ को जिसे हम लोग जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कहते हैं, हम लोग उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बात किया गया। इसके अलावा इनर पार्टी डेमोक्रेसी हो। अब इनर पार्टी डेमोक्रेसी क्या होती है कि पार्टी में एक तरीके से मैं बोलूँ कि पार्टी के अंदर भी खुद एक इलेक्शन होना चाहिए, पार्टी के लीडरशिप को लेकर, पार्टी के विज़न को लेकर। अब जो पार्टी के अंदर खुद ही डेमोक्रेसी नहीं है, वो देश को क्या डेमोक्रेटिक बनाएगा? ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, और ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोपोज रिफॉर्म्स है फ्यूचर के लिए। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने जो है इन्जॉय भी किया होगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ जो है आप मैंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं बीच बीच में, आपको उसका आंसर कमेंट में देना है। थैंक यू वेरी मच।